इक्वेशन देखते हैं जिसने कहा नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड whereas the right decision was to accept the null hypothesis। तो आपने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि you were not able to reject the null hypothesis। तो इस तरह के एरर को हम लोग टाइप 1 एरर कहते हैं। देखिए दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है जी टाइप 1 और एक होता है जी टाइप 2। टाइप 1 के एरर के लिए हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो होता है जी इनकरेक्ट रिजेक्शन, और टाइप 2 के एरर को हम लोग इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस कहते हैं। टाइप 1 के एरर का दूसरा नाम फॉल्स पॉजिटिव भी होता है, और टाइप 2 का दूसरा नाम फॉल्स नेगेटिव होता है। ठीक है जी। तो टाइप 1 एरर उस वक्त अराइज होता है जब हम लोगों ने एक ऐसे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है, बेसिकली जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि हमने उसको एक्सेप्ट करना था लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, इसे टाइप 1 एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन फाइंड आउट करना है। इफ द सैंपल साइज, सैंपल मीन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आर 7, 8 एंड 4.2 रिस्पेक्टिवली। हमें जो दिया है वो है जी सैंपल साइज, सैंपल का मीन और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल साइज है 7, सैंपल का मीन है 8 और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.2। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो होता है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल की है वो है जी 4.2, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज इज 7। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 4.2 डिवाइडेड बाय square root of 7 should go by like 1.587 onwards। तो ये जनाब आपके पास 1.587 वगैरह इससे करीबी करीबी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सेलेक्ट एवरी फिफ्थ नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम एक सिस्टम डिवाइस कर लेते हैं और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। वो सिस्टम जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में है कि आपने पहला जो बच्चा था वो रैंडमली सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा 5वां बच्चा, और उसके बाद हर 5वां बच्चा जो है वो आप सिलेक्ट करते जा रहे हैं। दैट इज ए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन हैज अ मीन ऑफ 75। पॉपुलेशन का मीन है 75। दूसरी इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10 की है, सैंपल साइज जो है वो 20 का है, और व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन। सैंपल का जो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन आपने फाइंड आउट करना है। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल आपके पास ना हो तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज की जा सकती है। 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20 शुड बी योर आंसर। तो हम इसे कहते हैं जनाब, ये है हमारा 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 बेसिकली, और जो कि इक्वल होता है 2.236, यानी कि बेसिकली 2.24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ड्राइंग ए कंक्लूजन अबाउट ए पॉपुलेशन फ्रॉम द सैंपल। हम एक सैंपल के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उससे हम पॉपुलेशन के मुतालिक गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस स्टैट्स की वो शाख है जिसमें हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कुछ अंदाजा लगाना। हम सैंपल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पॉपुलेशन कैसी है। इस प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी हैज 1000 कस्टमर्स। ओके, 1000 कस्टमर है जी कंपनी के। द कस्टमर सर्विस ऑफिस ऑफ द कंपनी सेलेक्टेड ए कस्टमर एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 कस्टमर्स। यानी कि उसने पहले 10 में से एक कस्टमर सेलेक्ट किया है
Thereafter he selected every 10th customer from the list and called them to get the feedback on the service offered by the company. ये जो सिस्टम होता है ना जी, इसको हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें हम एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो लोग या जो हमारा आइटम आ रहा होता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. दिस सेटअप, दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. कि आपने अपने टोटल पॉपुलेशन के अंदर से एक सिस्टम के थ्रू चीज़ों को सिलेक्ट किया है और लोगों को आपने सेलेक्ट करके उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया. ये क्वेश्चन देखते हैं. टी टेस्ट may be used to test the hypothesis when sample size are small. बिल्कुल ठीक बात है. एंड पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही हो, लेकिन ये गलत भी नहीं है कि पॉपुलेशन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो टी टेस्ट नहीं लगेगा. तो सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए. पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या कोई भी और पॉपुलेशन हो, आप उसके ऊपर टी टेस्ट लगा सकते हैं. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि टी टेस्ट जो है वो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लगता है. लेकिन जहां तक बात है इस ऑप्शन की, तो दिस ऑप्शन कंटेन ऑल द करेक्ट इंफॉर्मेशन, देयर इज नो रॉन्ग इंफॉर्मेशन. ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं. सैंपल साइज आर लार्ज. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. लार्ज सैंपल साइज नहीं होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन बी जो है ये गलत हो गई. आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. सैंपल साइज आर ईदर स्मॉल और लार्ज, ये बात भी गलत है. हम सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए टी यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, और इसी तरीके से सेम लॉजिक की बेसिस के ऊपर ऑप्शन डी भी गलत है. तो एक ही ऑप्शन ठीक है, वो है ऑप्शन ए. सैंपल साइज आर स्मॉल एंड पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा जी, जरा गौर से देखिएगा. क्वेश्चन है बड़ा मजे का, बड़ा इंटरेस्टिंग. एन ऑटो एनालिस्ट इज कंडक्टिंग ए सेटिस्फेक्शन सर्वे. ओके. सैम्पलिंग फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 10,000 न्यू कस्टमर्स. आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10,000 लोगों की है. द लिस्ट इंक्लूड 2500 सुजुकी बायर्स, 2500 हुंडई बायर्स, 2500 होंडा के बायर हैं एंड 2500 टोयोटा के बायर्स हैं. यानी कि जो आपके पास 10,000 के जो लिस्ट है उसमें 2500 के 4 इक्वल जो है ना वो क्लासेस है बायर्स की. और ये जो बायर्स हैं, आपने पहले क्या किया, उनको उनकी किसी एक खास सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर दिया है. यानी कि 2500 सुजुकी के अलग कर दिए हैं, 2500 हुंडई के अलग कर दिए हैं, 2500 होंडा वाले अलग कर लिए हैं और 2500 टोयोटा वाले अलग कर लिए. द एनालिस्ट सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ 400 कार बायर्स बाय रैंडमली सैंपलिंग 100 बायर्स फ्रॉम ईच ब्रांड. उसने रैंडमली फिर हर एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर से, हर एक स्मॉल स्टार्टा के अंदर से 100 लोग रैंडमली सिलेक्ट कर ली. तो बेसिकली उसने क्या काम किया है, उसने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की है. सही है. पहले उसने एक पॉपुलेशन को छोटे छोटे सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर दिया, फिर हर पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपलिंग की है. क्वेश्चन है, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल. क्या ये सिंपल रैंडम सैंपल की एक एग्जाम्पल है? तो जवाब है जी नहीं. क्यों? क्योंकि एवरी पॉसिबल सैंपल ऑफ 400 बायर्स डिड नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन. ठीक है. सिंपल रैंडम सैंपल तो तब होता कि जब आप चूज कर रहे होते तो हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते जो आपकी टोटल पॉपुलेशन के अंदर है. हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि पहले उसने स्टार्टा बनाए हैं, यानी कि छोटी छोटी सब पॉपुलेशंस बनाई हैं, और उसके बाद हर पॉपुलेशन के अंदर से उसने सिंपल रैंडम सैंपलिंग की है. लेकिन ये ओवरऑल सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं है, ये स्ट्रैटिफिकेशन के बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग है. तो हम कहेंगे कि जनाब नहीं, ये एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं है, ये बल्कि स्ट्रैटिफिकेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रैंडम सैंपल ऑफ 70 आइटम्स वर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए फाइनाइट पॉपुलेशन. ले जनाब, और उसमें उसने कहा है कि विद रिप्लेसमेंट भी है और पॉपुलेशन भी फाइनाइट है. समीशन x minus x bar square is equal to 500 and the standard error of the mean would be. standard error of the mean इस केस में किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे? इस केस में आप फाइंड आउट करेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज. लेकिन आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, लेकिन आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर
ओवर n और इसका स्क्वायर रूट। तो जनाब समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आपको पता है कि 500 है, डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज 70, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 500 डिवाइडेड बाय 70, और फिर जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 2.6726 2.6726। now this is the standard deviation 2.6726 divided by square root of 70। तो अगर हम इसी को फर्दर कैलकुलेट करें आंसर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 70 तो हम लोग पहुंच जाएंगे 0.3194 के ऊपर, 0.3194 which is your answer option A। आगे चलते हैं। theoretical question है, टी टेस्ट may be used to test the hypothesis regarding, बेसिकली जो टी टेस्ट होता है ये हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन की हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह के लिए कुछ और टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एफ टेस्ट होता है। इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए टी टेस्ट जो है वो यूज़ नहीं होता मोस्टली। तो दिस माइट बी न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू, बहरहाल इसको आप ज़हन नशीन कर लें कि टी टेस्ट में बी यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द पॉपुलेशन मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। डिग्री ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट में भी इस्तेमाल होता है और इसी तरह से गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो आप करते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम इज यूज्ड विद रेफरेंस टू गुडनेस ऑफ फिट या टी टेस्ट, ठीक है जी। टी टेस्ट के केस में आप इसको n-1 करके कैलकुलेट कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 करके होता है, और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के केस में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर एक वो कंटिजेंसी टेबल का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, कंटिजेंसी टेबल हो तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है जी रो -1 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स -1। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते होते हैं इन केस ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कंटिजेंसी टेबल। इक्वेशन देखते हैं, द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी वांट्स टू नो व्हाट the employees of the company think about the proposed change in the remuneration package। अच्छा जी, वो एक इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में लोगों की राय लेना चाहता है। The questionnaire is given to 250 employees। उसने 250 employees को क्वेश्चनियर दिया है। बेसिकली उसकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज ज्यादा हैं, लेकिन उसमें से 250 एम्प्लॉइज को उसने क्वेश्चनियर दिया है और 250 एम्प्लॉइज ने ही क्वेश्चनियर फिल करके वापस कर दिया। 180 लोगों ने सपोर्ट किया है इस चीज को। अब वो पूछ रहा है कि सैंपल कौन सा है। सैंपल बेसिकली ये वो 250 लोग हैं जिसको उसने सेलेक्ट करके तो क्वेश्चनियर दिया है। सो 250 एम्प्लॉइज हु रिसीव द क्वेश्चनियर आर द सैंपल। अगर फर्ज करेंगे वो ये कहता है कि 250 एम्प्लॉइज को जो है वो क्वेश्चनियर दिया गया है और सिर्फ 230 लोगों ने क्वेश्चनियर रिटर्न किया है, तो इन दिस केस सैंपल फिर भी 250 ही रहेगा, क्योंकि आपने 250 लोगों को क्वेश्चनियर दिया है। जितने लोगों ने क्वेश्चनियर फिल करके वापस किया है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने कितने सैंपल सेलेक्ट करके कितने लोगों के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया है। अब उसमें से कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसमें आपका कसूर नहीं है। सैंपल के अंदर आपने जिसने आइटम सेलेक्ट किए थे उन सब को आपने जो है वो सैंपल के तौर पे कंसिडर करना है, ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन अ सैंपल ऑफ 700 मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज, हमारा जो सैंपल साइज है वो 700 मेडिकल स्टूडेंट्स का है, 313 मेल है, ठीक है जी। तो जो मेल की प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ मेल इज इक्वल टू 313। अच्छा जी, अब आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% है, आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बतानी है, कैपिटल पी बताना है।
ये स्मॉल p है, आपने कैपिटल P बताना है। यानी कि आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का इंटरवल एस्टिमेशन करनी है, और इंटरवल एस्टिमेशन करते वक्त आपको याद होगा कि जो इंटरवल होता है वो होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का इंटरवल इज इक्वल टू सैंपल प्रोपोर्शन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। इस केस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो है जी 313/700, यानी कि जो आपकी जो सैंपल की प्रोपोर्शन है वो है जी 313/700 प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर। कॉन्फिडेंस स्कोर किधर से आता है? कॉन्फिडेंस लेवल से। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो आपका कॉन्फिडेंस स्कोर 1.96। ये हमें याद है, हमने करके काफी दफा देख लिया हुआ है, ठीक है जी। अगर आपको नहीं पता तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं ऐसे बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास आता है जी 4750, और जी स्कोर के टेबल में 0.4750 को सर्च करें और वहां से आप इसका जी स्कोर निकाल लें। जी स्कोर जो होता है इसे बेसिकली मैं कॉन्फिडेंस स्कोर कहता हूं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस से निकल कर आता है, कॉन्फिडेंस लेवल से निकल कर आता है। अगर आपके पास जी स्कोर का टेबल हो और आपने ढूंढना हो 0.4750, तो वो आपको मिलेगा 0.4750, ये रहा। इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें तो 1.9 है और ऊपर जाएं तो 6 है, तो ये 1.96 होगा। और होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है? वो होता है PQ ओवर N और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, PQ ओवर N और इसका स्क्वायर रूट। अगर आप P की बात करें तो P है बेसिकली 313/700, Q जो होगा वो 313 और 700 का डिफरेंस होगा। मैं कहता हूं जी 700 माइनस 313, दैट इज 387 ओवर 700, 387 ओवर 700 डिवाइडेड बाय 700 और इसका स्क्वायर रूट। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। हमें चाहिए 313/700, that is basically 0.4471, 0.4471 प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई। अब हम लोगों ने ये वाली जरा कैलकुलेशन करनी है, जरा गौर से देखिएगा। स्क्वायर रूट, फिर उसके अंदर हम लोगों ने 2 दफा डिवीजन डाल दी, 313/700 राइट एरो, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 387/700 के साथ, 387 ओवर 700, और फिर डिनोमिनेटर में फिर दोबारा 700 एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01879। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.96 के साथ, तो आंसर को मल्टीप्लाई किया 1.96 के साथ, 1.96, सो द आंसर विल बी 0.0368। तो बेसिकली ये है जी आपका 0.4471 प्लस माइनस जो आपने कैलकुलेटर पे निकाला है 0.0368, 0.0368। तो अगर मैं से प्लस करूंगा और माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर्स आएंगे, ये मैंने अब निकालने हैं। 0.4471 माइनस 0.0368, इससे हमारे पास आंसर आता है 41.03, यानी कि 0.4103 से लेके यही कैलकुलेशन आगे। अब मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूं, लेकिन इस दफा माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया, तो डैट इज 4839, 0.4839। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये है 41.03% से लेके 48.39%, ठीक है जी।
और 48.39 है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हवाले से आपने इंटरवल एस्टिमेशन करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस स्कोर ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95% और इससे कॉन्फिडेंस स्कोर 1.96 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल कंपनी सेंट इट्स टीम into the rural area of the country to interview all the mothers with children under 2 years age। यानी कि उसने स्पेसिफिकली कहा है कि भैया जाओ और जाके सिर्फ ऐसी मदर्स से बात करो, फादर से भी नहीं, गैर शादीशुदा औरतों से भी नहीं, सिर्फ ऐसी शादीशुदा औरतों से जिनके बच्चे हैं 2 साल से छोटे। ठीक है जी, तो बेसिकली उसने पूरी पॉपुलेशन के अंदर से एक खास किस्म की पॉपुलेशन को डिफाइन किया है, क्लस्टर बनाया है। उस क्लस्टर के अंदर सिर्फ वही वाले लोग हैं जो उस खास स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो इस तरह की सैंपलिंग को क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। कंबाइंड सैंपल स्पेस का ये क्वेश्चन है। हमने कहा था कि अगर हम लोग एक से ज्यादा दफा एक एक्टिविटी परफॉर्म करें तो उसके पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो बनाने का तरीका क्या है। पहली चीज तो ये देख लें कि आपके 3 अगर कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो यहां पे भी आप देख लें कि कौन सी ऑप्शन में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो इसका मतलब है सारों में है। तो आपको जरा गौर से देखना होगा कि किसी में कोई आउटकम रिपीट तो नहीं हो रहा। पहला हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड और हेड हेड टेल और टेल टेल। ठीक है जी, ये सारे ये वाले आउटकम्स मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक जा रहा अभी तक। टेल टेल हेड, ये आउटकम और ये आउटकम जो है ऑप्शन बी के अंदर कॉमन है, सेम है, ये गलत हो गया। तो ये वाली ऑप्शन तो गलत हो गई। बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर मैं चलूं तो हमारे पास हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल और टेल टेल। ऑप्शन सी भी ठीक है जनाब। ठीक है, ऑप्शन ए में भी गलती है। ये सेकंड ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन जो है ये कॉमन है, तो ऑप्शन ए भी गलत होगी। ऑप्शन सी ठीक है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, इसमें भी गलती निकालते हैं जी। थोड़ा सा मुश्किल है देखना, लेकिन लेट्स सी हम लोग इसमें गलती आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल और हेड टेल टेल, ये दोनों जनाब कॉमन। तो इसका मतलब ये है कि ये बस इसने हमारी आंखों का इम्तिहान लिया। वो जो अक्सर क्वेश्चंस आते होते हैं कि भैया ये जो है ना वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करें, तो इन तीनों के अंदर गलतियां थी। सिर्फ ऑप्शन सी जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन थी। इसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स ठीक से लिखे हुए थे। तो आई होप कि आपका सर चकरा नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज रिगार्डिंग द टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के वाले से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। 4 स्टेटमेंट लिखी है। पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज ऑल द आइटम्स अंडर स्टडी इन कंसिडरेशन, बिल्कुल ठीक बात है। इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन इट इज डिजायरेबल टू टेस्ट ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, ये बात जो है ये ठीक नहीं है। हम लोग सारी पॉपुलेशन को अगर चेक करने बैठ जाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज भी जाया होंगे, टाइम भी जाया होगा और अननेसेसरी एफर्ट्स भी जाया होंगी। सो दिस स्टेटमेंट डज नॉट सीम करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए पॉपुलेशन में बी डिफाइंड एज ऑल पॉसिबल आइटम्स विद ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ए रिसर्चर विश टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक बात है। पॉपुलेशन
उन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसके बारे में रिसर्चर कोई बात, कोई चीज आइडेंटिफाई करना चाहता है। ऑप्शन डी की तरफ चलता है, टर्म पॉपुलेशन इंक्लूड्स एवरी सिंगल मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत थी, क्योंकि इट इज नॉट डिजायरेबल कि आप सारी की सारी पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स को चेक कर लें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा जाया होंगे, मेहनत भी ज्यादा लगेगी। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कार्डियक एसोसिएशन एनसीए वांट्स टू डिटरमिन द एवरेज नंबर मिनट्स दैट पेशेंट ऑफ ईच डॉक्टर वॉक्स पर डे। ठीक है जी, यानी कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि हर डॉक्टर का जो पेशेंट है वो कितने मिनट्स वॉक करता है। He randomly selected 30 doctors and advised each of them to poll 50 of their patients at random and submit the main number of walk minutes per day to the NCA। ठीक है जी, उसने रैंडमली 30 डॉक्टर सेलेक्ट किए और उनको एडवाइस किया कि अपने पास 50 जो सारे पेशेंट्स हैं उनमें से 50 पेशेंट को रैंडमली पूछें कि वो कितने मिनट वॉक करते हैं। क्वेश्चन द सैंपल साइज फॉर एनसीए विल बी। अच्छा, जरा गौर से देखें कि वो लोग पता क्या करना चाहते हैं। वो ये पता करना चाहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ मिनट्स कितने हैं द पेशेंट ऑफ ईच डॉक्टर वॉक्स पर डे। ठीक है, कि हर डॉक्टर के पेशेंट्स कितने मिनट डेली वॉक करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि पेशेंट्स कितने मिनट डेली वॉक करते हैं, उसने ये पूछा है कि कौन से डॉक्टर्स हैं जिनके पेशेंट्स ज्यादा वॉक करते हैं और कौन से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पेशेंट्स कम वॉक करते हैं। तो बेसिकली द इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द डॉक्टर्स, नॉट द पेशेंट्स। वो ये पूछना चाहते हैं, वो शायद वो ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि कौन से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ज्यादा वॉक करने का मशवरा देते हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली 30 इज द सैंपल साइज मेरे ख्याल से जो कि इसमें होना चाहिए, बिकॉज What they want to know is कि कौन से डॉक्टर के पेशेंट्स ज्यादा ऑन एवरेज काम करते हैं। हाँ, डॉक्टर आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए, उन डॉक्टर्स के बाद ये चेक करना है कि वो पेशेंट से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे। वो ये है कि वो 50 पेशेंट्स को गैदर करेंगे। तो डाटा गैदर करने की का जो तरीका है वो है कि 50 पेशेंट से पूछा जाए। अदरवाइज अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारा जो सैंपल है वो 30 डॉक्टर्स हैं जिनको हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 500 एडल्ट्स were randomly selected from all over Lahore and asked whether they drink at least 12 glass of water each day। 50,000 बालिग लोगों को सेलेक्ट किया गया लाहौर में से और उनसे पूछा गया कि क्या वो 12 ग्लास दिन में पानी पी जाते हैं। ओनली 30% said yes। The population in the sample in this data is, जो पॉपुलेशन है वो है टोटल लाहौर की पॉपुलेशन, जो टोटल लाहौर के लोग हैं, ऑल अडल्ट्स इन लाहौर। क्योंकि हम लोगों ने तो सैंपल सिलेक्ट किया है ना रैंडमली 50,000 लोगों का, तो पॉपुलेशन जो है वो 50,000 लोग हैं। पॉपुलेशन जो है वो लाहौर के सारे लोग हैं और सैंपल उसमें से 50,000 लोगों का हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच सेज के पॉपुलेशन है ऑल अडल्ट्स इन लाहौर और सैंपल इसमें से है 50,000 सिलेक्टेड अडल्ट्स जिनको हमने सिलेक्ट करके पूछा, जिनके ऊपर हम लोगों ने एक्शन परफॉर्म किया, जिनसे हम लोगों ने डाटा गैदर किया। उसके बाद किसी ने यस कहा, किसी ने नो कहा, किसी ने कुछ और कहा, वो तो हमारे रिजल्ट्स हैं, वो हमारा डाटा है जो हमने कलेक्ट किया है। बट हम लोगों ने कितने लोगों से सवाल पूछा, वो थे 50,000 और जिन लोगों के ऊपर आपने सवाल जिन लोगों से पूछा है वो आपका सैंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ 0.05 मींस, अगर आपके पास सिग्निफिकेंट लेवल 0.5% है, 0.05 है यानी कि 5% है, तो इसका क्या मतलब है। इन चार में से एक ऑप्शन करेक्ट होगी। देयर इज मोर देन 95% चांसेस दैट द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन गलत है। नल हाइपोथेसिस से सिग्निफिकेंट लेवल का ताल्लुक नहीं होता। हम ये देखते हैं कि हाउ मच इंफॉर्मेशन या हाउ मच एरर इज देयर इन आवर मेथड, जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे उसे हम सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल का ये मतलब होता है कि 5% तक अगर एरर होगा हमारी कैलकुलेशन के अंदर तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
अगर 5% से ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, वो हमारे लिए हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर इज अ मैक्सिमम चांस ऑफ 5% दैट द डिसीजन मे बी रॉन्ग। ठीक है जी, ये बात ठीक है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। उसने लिखा है इफ द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड देयर इज एटलीस्ट 5% चांस दैट द डिसीजन मे बी रॉन्ग। ये भी गलत बात है। देखें, हमेशा ये एरर के चांसेस नहीं होते हैं, हमेशा एरर नहीं होता, बट देर आर सम चांसेस, देयर माइट बी सम चांसेस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी है इफ द टाइप 2 एरर इज मेड देयर इज 95% चांस ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर 2। ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं होता। आप इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देयर इज अ मैक्सिमम चांस ऑफ 5% दैट द डिसीजन मे बी रॉन्ग। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज रिगार्डिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के बारे में उसने कहा कि इन दोनों में से नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बताएं कौन से स्टेटमेंट ठीक है। हैज अ मीन इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। ये बात ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन और पॉपुलेशन का मीन जो है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल द पॉसिबल सैंपल्स ऑफ अ फिक्स साइज n फ्रॉम अ पॉपुलेशन, नोटिंग द मीन ऑफ ईच सैंपल एंड क्लासिफाइंग द मीन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात भी ठीक है। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी तरह से बनता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ऑप्शन सी है इट इज नॉट नेसेसरली ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात गलत है। हमें पता है, हम लोग कहते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इट इज नेसेसरली ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट का वर्ड इसमें नहीं आएगा। ठीक है जी, इज ऑलवेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन होती है ये हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, चाहे ये जिस डाटा से बनाई गई है वो खुद चाहे एक बायस्ड डाटा हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन जब एक इस तरह के बायस्ड डाटा में से भी जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन बनाते हैं तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन सी गलत नहीं है। इसमें क्या गलती है ये भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल द पॉसिबल सैंपल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अस्तगफिरुल्लाह, डिफरेंट साइजेस नहीं, फिक्स्ड साइजेस from population, noting the mean of each sample and classifying the mean into a distribution is obtained by taking all the possible samples of different sizes from a population। तो ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये वाली लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल द पॉसिबल, ये एक सेपरेट पॉइंट बनेगा। तो यहां से ऑनवर्ड्स आप समझ लें कि दिस इज पॉइंट ई। तो पॉइंट डी गलत है, मैंने आपको बता दिया क्या गलती है। पॉइंट ई देखते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल द पॉसिबल सैंपल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अगेन इसमें भी डिफरेंट साइजेस का है फ्रॉम ए पॉपुलेशन, तो ऑप्शन ई भी गलत है। सो जो करेक्ट जो दो ऑप्शंस है वो है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट एज रिगार्डिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कैन नेवर बी सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। The sampling distribution of the mean is a normal distribution, बिल्कुल ठीक बात है। The standard average sampling distribution mean sampling distribution is called standard error, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन डी की बात करते हैं। The standard deviation of sampling distribution of the mean is same as the standard deviation of the population, ये बात गलत है। sampling standard deviation of the sampling distribution of the mean यानी कि जिसको हम standard error भी कहते हैं, standard error of the mean, इसका जो रिलेशनशिप होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वो होता है जी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। ये रिलेशनशिप होता है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो जो दो ऑप्शंस जो करेक्ट है वो है बी और सी। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। Is now moving forward, this question is if a finite population of the size 256 have a mean 16, then the mean of the sampling distribution, the mean for the sample of size 20 would be। देखिए, हम लोग ये पहले बात कर चुके हैं कि एक पॉपुलेशन का मीन अगर आपको पता है तो उसके अंदर से जो हमने सैंपल निकाला है उसका मीन भी 16 के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है जी। इसकी बेसिक रीजन ये है कि अगर आप एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन का जो मीन है वो है 16,
और आप उस पॉपुलेशन के अंदर से एक सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल के ऊपर उसका मीन निकालने की कोशिश करेंगे, तो आइडियली स्पीकिंग उसका मीन वही होना चाहिए जो पॉपुलेशन का मीन है। दैट इज वाई, यही तो मेन पर्पज है हमारा सैम्पलिंग का, कि हम लोग एक सैंपल ले लें और उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लें, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन तकरीबन वही होती है जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिकली इन द केसेस ऑफ मीन। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है तो आपके पास सैंपल का मीन बहुत इजीली निकल सकता है कि पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन सेम होते हैं। देयर इज द हाईएस्ट चांसेस कि पॉपुलेशन और सैंपल के मीन के दरमियान में बहुत ही थोड़ा सा नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होगा। Next question is, what will be the 95% confidence interval for the proportion of defective units in a large shipment where 200 units were found defective in the random sampling of 1000 units? जी जनाब, तो इस केस में हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो हमें पता है कि उसने कहा है कि जी 200 यूनिट जो हैं वो डिफेक्टिव थे 1000 के अंदर, तो बेसिकली 200 डिवाइडेड बाय 1000 जो आपका P है दैट विल बी इक्वल टू 20%, योर Q विल बी 80%, क्योंकि 1 माइनस P के इक्वल होता है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है जी 20% प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर आपका किधर से आता है, कॉन्फिडेंस लेवल से। 95% कॉन्फिडेंस लेवल का कॉन्फिडेंस स्कोर 1.96 होता है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता है PQ/N होता है। P है जनाब आपका 0.2, Q है जी 0.8 ओवर N है जी नंबर ऑफ सिलेक्शंस विच इज 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 20% के साथ प्लस माइनस में, दैट शुड बी इक्वल टू, हम लोग कहते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द स्क्वायर रूट, देन क्लिक ऑन फ्रैक्शन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डाउन एरो 1000। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.96 के साथ, सो यू गेट द आंसर 0.02। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ आके आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाए 2.48, तो 2.48%। ठीक है जी, तो 20% प्लस 2.48 22.48 बनता है, और पीछे जाएं तो ये हमारे पास बनता है 17.52%, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। ए नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड whereas the right decision was to accept the null hypothesis। इसको हम कहते हैं इनकरेक्ट रिजेक्शन, और ये टाइप ए एरर होता है। आपने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। दिस इज व्हाट वी कॉल इनकरेक्ट रिजेक्शन। इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, और ये हमारा टाइप 1 एरर होता है। टाइप 2 एरर जो है वो क्या होगा, फिर T2 एरर जो है वो होगा जी इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, या इसे हम फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। ठीक है जी, so this is what we call a null hypothesis rejected whereas the right decision was to accept the null hypothesis. This is a type 1 error. Next question, which of the following statement is not correct regarding the sampling distribution of the mean? It is a distribution made up of the mean of many samples। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है, ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स के सैंपल्स लेते जाते हैं तमाम पॉसिबल सैंपल्स बनाते हैं और उनकी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, ये बात गलत है। हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, अगर हम लोग एक बहुत बड़े डाटा की बनाएं और तो वो डाटा चाहे इन इटसेल्फ सिमेट्रिकल ना हो, लेकिन उससे बनी हुई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है वो हमेशा सिमेट्रिकल बनती है। जबकि ये भाई तो कह रहे हैं कि ये नॉट सिमेट्रिकल है, तो ये गलत कह रहे हैं, ऑप्शन बी ठीक नहीं।
ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ये बात भी ठीक है। और ऑप्शन डी कहता है कि बी और सी दोनों गलत हैं, तो सी तो ठीक है, बी गलत है सिर्फ, इसका मतलब ऑप्शन डी भी ठीक नहीं। तो उसने पूछा था कि मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो हमने कहा कि बी इज नॉट करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, statistician want to test whether intelligence level of college student of two different cities are different or not। ठीक है जी, इंटेलिजेंस लेवल दो डिफरेंट सिटीज के लोगों को करने लगा है। द अबव टेस्ट वुड रिक्वायर टू यूज, जब हम लोग दो डिफरेंट स्टैट्स के दरमियान में एसोसिएशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम काई स्केयर टेस्टिंग करते हैं। काई स्केयर टेस्टिंग बेसिकली दो डिफरेंट स्टैट्स के दरमियान में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। तो काई स्केयर टेस्टिंग हम लोग करते हैं इस केस में। T distribution may be used to test the hypothesis regarding the population mean। T distribution basically population mean के बारे में जो हाइपोथेसिस होते हैं इनकी टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है। सैंपल के बारे में तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। पॉपुलेशन साइज इज अनदर चीज आइटम जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा किसी और चीज से कैलकुलेट की जाती है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इन चार ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन बी की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिजनेस रिसर्चर वांटेड टू इवैल्यूएट द ईटिंग हैबिट ऑफ इंग्लैंड रेजिडेंट फ्रॉम ए रूरल साइट सच मदर्स विच हैव लेस देन 3 बेबीज। The sampling used for this purpose is called cluster sampling। क्लस्टर बना लिए जाते हैं, फिर उन क्लस्टर्स के अंदर जो है वो सैम्पलिंग की जाती है। तो अगर किसी खास क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर आप पॉपुलेशन को ड्रिल डाउन कर दें और इस तरह से कर लें कि उसके अलावा बाकी जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो, तो इसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। यानी कि हमारे तमाम जो रेलिवेंट या रिक्वायर्ड आइटम्स हैं पॉपुलेशन के वो एक खास जगह पे इकट्ठे हुए हैं, उसे क्लस्टर कहते हैं, झुरमट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग बिटवीन जी एंड टी। हम लोग जेड टेस्ट या टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के दरमियान में जब डिसीजन करेंगे तो क्या क्या चीजें देखेंगे, तो हमने कहा था दो चीजें होंगी, सैंपल साइज लेस देन 30 होगा और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगी। तो फिर हम जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो टी स्कोर लगाया करेंगे। ठीक है जी, बोथ द पॉपुलेशन साइज एंड वेदर द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन और अननोन। ऑप्शन डी जो है वो हमें ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर रही है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन टी टेस्ट और उसके अलावा गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं। टी टेस्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास कैसे आता है, वो आता है n-1 करके, और गुडनेस ऑफ फिट के अंदर भी n-1 करके, या गुडनेस ऑफ फिट के अंदर वो जो अगर हमारे पास डाटा टेबल में हो जिसे हम कंटिजेंसी टेबल कहते हैं, तो हमारे पास जो डाटा आता है वो आता है जनाब रो-1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम -1 करके। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो है ये ए और बी दोनों में यूज होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉपुलेशन हैज अ मीन ऑफ 75 and standard deviation of 10. The sample size of 20 are chosen and the sample mean recorded. What is the standard deviation of the sample mean? Standard deviation of the sample mean, standard deviation of the mean is sample standard deviation पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 है, ठीक है जी, और 20 का सैंपल साइज आपने इसमें से चूज किया है, 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो आप इसे करेंगे 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20, दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और जो कि इक्वल होता है 2.236 के 2.24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लेम्स द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ए पर्टिकुलर ड्रग इज 0.706, दिस इज द क्लेम कि जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो है 0.706। सैंपल साइज ऑफ 38 इज सेलेक्टेड टू टेस्ट द क्लेम एंड इट्स मीन इज इक्वल टू, और जो उसका एवरेज निकला है वो निकला है 0.705 मिलीग्राम एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.02 मिलीग्राम। यानी कि आपने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया इस क्लेम को चेक करने के लिए,
तो आपका मीन 0.705 निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की निकली और सैंपल साइज आपने 38 का सिलेक्ट किया हुआ था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 0.05 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है जी। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 0.308। अच्छा चेक कर लेंगे। टेबुलर वैल्यू इज 1.96। टेबुलर वैल्यू 1.96 होगी। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है। हमें पता है कि सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो 0.05 है, तो सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 हो तो हमारे पास जो टेबल की टू टेल टेस्टिंग के अंदर जो वैल्यू निकलती है वो 1.96 से निकलती है। तो हमें ये बात तो पता चल गई है कि ऑप्शन 2 ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक है। बाकी दो चीजें जो है हमें कैलकुलेट करके पता चलेंगी। अगर आप इसकी सॉल्व करना शुरू करें तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि मीन है 0.706 mg, और जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि मीन इज नॉट इक्वल टू 0.706 mg। ठीक है जी। ये हमारा टू टेल टेस्ट बन जाएगा। टू टेल टेस्ट के अंदर अगली चीज होती है कि हमने सैंपल साइज देखना होता है विच इज 38। इसका मतलब है कि जी टेस्ट लगेगा। सही है। अब हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं। सैंपल स्टैटिस्टिक होता है जी सैंपल जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, नॉट सैंपल स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, TS लिखना है मैंने। पॉपुलेशन सैंपल का जो मीन होता है माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। सैंपल का आपका मीन निकला था 0.705, पॉपुलेशन का मीन है जी आपका 0.706, और जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो आपके पास निकला है, अगर आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो तो आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन यानी कि 0.02 इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक हो गया जी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक निकलेगा वो अल्लाह आपका भला करे वो निकलेगा जी 0.705 minus 0.706 divided by fraction 0.02 down arrow square root of n। n is the sample size which is 38। तो आपका आंसर है जी -0.308, -0.308। तो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आंसर निकला है जी -0.308, जबकि आपके पास जो है वो टेबल से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.96। ठीक हो गया जी। तो अब अगर आप गौर से देखें कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 0.308। स्टेटमेंट नंबर 1 भी आपकी करेक्ट हो गई है क्योंकि आपने खुद भी कैलकुलेट किया तो 308 ही आ रहा है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है जी क्लेम इज एक्सेप्टेड। तो अगर आप गौर से देखें तो आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया है विद दैट इज लेस देन द टेबल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो क्लेम है वो एक्सेप्टेड है, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्टेड है। वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, शुड बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड वैल्यू भी निकाली, आपने टेबुलर वैल्यू भी निकाली, और आपने ये भी कैलकुलेट किया कि हाँ भाई क्या ये जो क्लेम है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट साबित हुई हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन किसको कहते हैं? आपके पास गूगल है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस इज रिवर्स ऑफ, इज एंटोनिम ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस कहते हैं ऐसी पॉपुलेशन को जो एक जैसी होती है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब है ऐसी पॉपुलेशन जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें चीजें एक जैसी नहीं है। तो ये कहता है कि फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस ग्रुप्स, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स लोगों के बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर कुछ खास किस्म की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती है।
फॉर एग्जाम्पल हम पूरे मुल्क के लोगों के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों के बारे में, तो दिस इज ए हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एज डाइवर्सिटी है, एजुकेशन डाइवर्सिटी है, लोकेशन डाइवर्सिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी की डाइवर्सिटी है, और इसके अलावा आप और बहुत सारी डाइवर्सिटीज आ सकती हैं, जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जैसे कि आप मदर टंग या जो लैंग्वेज आप बोलते हैं उसकी डाइवर्सिटी है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान के लोगों की एक पॉपुलेशन के बारे में सोचेंगे तो वो पॉपुलेशन हमारे लिए एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कंसिडर की जाएगी। हाउएवर अगर हम उसके छोटे छोटे ग्रुप्स बना लें तो उन ग्रुप्स के अंदर एक जैसी बहुत सारी खसूसियात पाई जा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 से 5 साल के बच्चों का एक ग्रुप जो कि लाहौर शहर में रहता है, तो ये एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें कि आपको एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। फिर हम कहते हैं कि 20 से 25 साल के वो लोग जो कि सिटीज के अंदर रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर एजुकेशन वाइज आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट मिलेगा। तो उसके अंदर छोटे छोटे होमोजीनियस ग्रुप्स हैं। तो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल, जब आपके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो और हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन हो जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो होमोजीनियस है, तो फिर उन लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना देने चाहिए। यानी कि बेहतर यह है कि हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एज ए होल कोई जो आप जो परफॉर्म करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट या जैसे भी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, आप पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एकदम ना लगा दें, बल्कि आप उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दें और हर ग्रुप के ऊपर फिर आप अपनी तरीके से कैलकुलेशन करें। ठीक है, अपने तरीके से डाटा कलेक्ट करें। तो इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि पहले आप उनके छोटे छोटे होमोजीनियस ग्रुप्स बना लें और फिर उन होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर उन ग्रुप्स की नेचर को सामने रखते हुए उसके अंदर आप सैम्पलिंग करें।